अब हम बात करेंगे मल्टीपल चार्जेस के लिए बेटा, ग्रुप ऑफ चार्जेस जिसमें बहुत सारे क्या चार्ज हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो क्या होगा, वो बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, यानी उसमें एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होंगे, सीधी सी बात है। देखो इसमें जो मैंने नोट्स में डेरिवेशन करवा रखे हैं वो वेक्टर फॉर्म में करवा रखे हैं। कोई जरूरी नहीं आप वेक्टर फॉर्म में करो, आप डायरेक्टली भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये मैं वेक्टर फॉर्म में बता देता हूँ, थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज क्या है बेटा एक साथ प्रेजेंट है। मल्टीपल चार्जेस सिस्टम की ये बातें कर रहा है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बता देता हूँ एक आपको, नहीं तो आप सोचोगे नोट्स में ऐसे सर पढ़ा है ऐसे। मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा कि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है इसका। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज है, ऐसे इस सिस्टम में Qn चार्ज है, n charges in the coordinate system beta, n charges q1 q2 and dash qn charge are present. Their position vector is r1 vector, r2 vector और dash rn vector। ये है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? q1 q2 q2 ये सब आ गया। अब सपोज दैट एट ए पॉइंट p we want to calculate electric field intensity। पॉइंट P पे आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, वहां अब हमने सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर ली, इसलिए क्यू नोट चार्ज वैसे रख सकते हो बट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक के लिए डिफाइन कर लिया, हमें पता है। बात समझ रहे हो? अब एक बात बताओ बेटा, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, Q1 को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो इधर होगा, तो इसको मैं 1 की वजह से नोट पे तो E01 वेक्टर यही होगा, नहीं होगा? इसकी वजह से होगा जो, सॉरी थोड़ा लाइन सही नहीं गया क्या, ये होगा, और इसी तरह से बेटा इसकी वजह से होगा वो E0n वेक्टर। आगे मैंने क्या कहा था, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 के रेस्पेक्ट में नोट की पोजीशन है, देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका सम करना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करते हैं। किससे करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। और मैंने क्या कहा था कि सबका जितनी भी वो क्वांटिटीज है उन सबका वेक्टर सम करना है, नेट के इक्वल होता है, इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, चाहे फोर्स में हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इसका ई नेट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर प्लस डेड प्लस E0n वेक्टर, यही होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? वेक्टर सम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चों, अब आप Q1 की वजह से लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, ये लिखना है आपको। तो यहां से हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो बेटा कितना आ जाएगा, E01 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है R01 वेक्टर का मोड, ठीक है, का होल स्क्वायर और R के 0 आगे। इसी तरह से दूसरे के लिए लिखोगे तो E02 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन मोड R02 वेक्टर का होल स्क्वायर R के 0। इसी तरह बेटा n के लिए लिखोगे तो कितना आ जाएगा, E0n वेक्टर इज इक्वल टू KQn अपॉन R0 n वेक्टर का होल स्क्वायर
और ये आर के 0 है। आ गई सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है भाई इसमें। तो जैसे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से जैसे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन के आएगा अपने पास में, तो क्या बना हमारे पास में बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के Q1 अपॉन मोड R01 और R के 01 प्लस के Q2 अपॉन मोड R02 वेक्टर का होल स्क्वायर R के 02 प्लस डेड एस प्लस के Qn अपॉन मोड R0n वेक्टर। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई बेटा। अगर आप इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो के तो कांस्टेंट आ जाएगा पूरे में, तो हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के कॉमन ले लो तो समेशन I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, n तक। तो ये कितना आ गया आपके पास में, QI R0I का होल स्क्वायर और ये R के 0 है, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो सेम ऐसा ही काम बोलो किसमें किया था, फोर्स में किया। मैं कह रहा हूँ ना, फोर्स वाला समझ में आ गया ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाएगा तो अगला एक कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो समझ में आ जाएगी। वो समझ में आ जाएगा तो आगे आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब चीजें एक से एक क्या होती जाएंगी, रिलेट होती जाएंगी। ठीक है ना। अब जैसे हमने वहां पे किसके लिए सोल्व किए थे एग्जाम्पल, फोर्स के लिए। अब सेम वैसे ही एग्जाम्पल किसके लिए बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग करके बताएं बेटा इसको। बेटा लिखने की जरूरत नहीं है ना, नोट्स तो होंगे आपके पास, और इनके पास नोट्स हैं या तो जीरोक्स करवा लेना ना। अपनी कोचिंग के सामने अनिल बुक डिपो है, उस पर नोट्स मिलते हैं, मेरा नाम लेके ले जाना याद हो। पता ना वो दुकान अब खोल रहा है नहीं खोल रहा, पुराना ही वजह से खोल गया, नहीं खोल रहा। तो इन बच्चों के पास नोट्स हैं, कॉपी लेके जीरोक्स कराएं। ठीक है ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो आगे अपन बात करते हैं। चलो एक एग्जांपल लिखो सारे बच्चे। बेटा एक टेट्राहेड्रल ट्रायंगल है, ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूं, इसको बी, इसको सी। एवरी साइड लेंथ स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। ये ध्यान रखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है पॉइंट ए पे। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। देखो हम इसको एग्जाम्पल जो आपको दिया है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके कितने मेथड हैं, 2 मेथड्स। पहले आपको मैं वेक्टर लॉ से बता रहा हूँ, फिर मैं कंपोनेंट करके बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात देखो बेटा, ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू है। इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस पॉइंट पी ए पे। मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम इट, उसको मैंने ई से ले लिया। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बाद में देख लेते हैं, दूसरी बात समझो बेटा। क्यू चार्ज है, हमें पी पे निकालना है, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम इट। अब मुझे पता है कि इसकी वजह से जो आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो इसकी वजह से जो आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। आप अलग अलग भी मान सकते हैं, इसको Q1 मान लो, उसको Q2 मान लो, बट जब मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर अलग मानने की कोई जरूरत हमें नहीं है। वो तो दिखने से पता चल रहा है भाई कि जितना डिस्टेंस इसका इससे है उतना इससे है, जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका है, इसका मतलब वैल्यूज तो क्या होंगी, सेम ही होंगी, तो सेम ही मान लेते हैं। इसकी वजह से लाइन जो लाइन की क्या होगा बेटा, अवे, पॉजिटिव है ना, अवे फ्रॉम इट, एकदम स्ट्रेट अवे करना है। नेगेटिव होता तो एकदम स्ट्रेट क्या करता, टुवर्ड्स करता। अब आपको पता है कि भाई ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा,
टेट्राहेड्रल ट्रायंगल है तो इक्वल आएंगे। ये भी कितना हो गया बेटा 60, ये भी कितना हो गया 60। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। तो आपको मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था कि बेटा टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है cos थीटा। बताया था कल भी आपको मैंने। अब आपको ये कह रहा हूं कि इसका रिजल्टेंट है उसको तो मैं ई नेट से लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, और a को e से तो क्या हो गया e स्क्वायर प्लस b को भी e स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर और cos कितना आ गया भाई 60 डिग्री। cos 60 1/2 होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो e नेट इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 3e स्क्वायर हो गया। तो भाई e नेट इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 3e, अंडर रूट 3e हो गया, और e इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा kq अपॉन a स्क्वायर, kq अपॉन क्या हो गया a स्क्वायर। तो यहाँ से बोलो e नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3kq अपॉन क्या हो गया a स्क्वायर। क्या समझ में आया आपको? बस एक मेथड, ये मेथड क्या दे रहा हूं मैं इसको फर्स्ट, इसका एक और मेथड है वो भी चलो मैं बता देता हूं आपको सेकंड मेथड से। समझ में आया? मेथड सेकंड इसका क्या है वो कंपोनेंट करके कर सकते हो, डोरी किसी दिन टूट ना जाए। अब देखो आगे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसी का मेथड सेकंड बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से आप समझे मेथड सेकंड। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि आपके पास में ट्रायंगल है, बिल्कुल ऐसा ये ना है, ठीक है। अब आपको ये कह रहा हूं कि यहां निकालना था आपको, क्यों इसकी वजह से इधर ई, इसकी वजह से इधर ई 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना हुआ कहाँ चल गया ये 60 डिग्री। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई एक कंपोनेंट मेथड भी होता है, क्या होता है बेटा कंपोनेंट। अगर आप कंपोनेंट मेथड से करना चाहते हो तो इसके ऊपर एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो क्षैतिज रेखा, और एक क्या कर लो बेटा वर्टिकल लाइन। तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री, हाफ आपने 2 में डिवाइड कर दिया। आपको कंपोनेंट लेने आते हैं क्या, घटक लेने आते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या होता है cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। तो देखो इसका कंपोनेंट करना है हमें, बात समझ आ गई। इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये इधर एंगल बना रहा है तो इधर e cos 30, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा e sin, समझ में आ गया। और इधर से इसका करें तो ये क्या हो गया e cos 30, तो ये क्या आएगा, तो ये देखो बेटा मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो जो भी बचेगा किधर बचेगा ऊपर। तो आपके पास में e नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2e cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा अंडर रूट 3/2, तो ये e नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3e, और e का वैल्यू आपको पता ही है कितना है kq अपॉन। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में खूब है बेटा करना, ठीक है, और कल पढ़ा देंगे ना। तो कल शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा।